नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरीज कंपनी के बारे में। अभी मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट क्यों बताया, मैं अभी आपको कुछ डेटा दिखाऊँगा, जिस डेटा से पता चलेगा कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि आज जिसमें कंपनी के बारे में बात करूँगा, उस कंपनी का नाम है उनो मिंडा। देखिए, उनो मिंडा एक ऑटो एंसिलरीज कंपनी है। अगर उनो मिंडा की अगर मैं पेयर रूप से बात करूँ, तो उनो मिंडा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट की लिस्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू व्हीलर के कितने सारे गाड़ी के पेयर पार्ट्स बनाते हैं। लाइटिंग से लेकर डैशबोर्ड से लेकर नेविगेशन मतलब जो डैशबोर्ड होते हैं, उसके साथ-साथ हॉर्न से लेकर जो स्टार्टर होते हैं, व्हील्स होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? देखिए, बैटरीज़ गाड़ीज़ के बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है और बैटरीज़ गाड़ीज़ में सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? बैटरीज़। सिर्फ बैटरीज़ ही इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके साथ-साथ उसका मोटर्स वो भी इम्पोर्टेंस है और वो ही चीज़ कंपनी बना रहा है। यहाँ पे कंपनी कोई बैटरी बना नहीं रहा। कंपनी देखा जाए तो बैटरी से जो पावर जनरेट होता है, उस पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए मोटर्स का ज़रूरत होता है। तो उसी की सप्लाई और उसी के प्रोडक्ट के जो मतलब देखा जाए तो उसी प्रोडक्ट को कंपनी बनाते हैं। चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो फोर व्हीलर्स हो, क्योंकि यहाँ पे टू फोर व्हीलर्स का भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिलेगा और टू एंड थ्री व्हीलर्स का भी कुछ प्रोडक्ट बनाता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो इस सेक्टर में सेल्स का ग्रोथ है टू व्हीलर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो लगातार वो बढ़ते चले जा रहे हैं। 143 था 143 करोड़ था, आज बढ़ के 228 करोड़ बने। तो यहाँ पे शानदार ग्रोथ कंपनी को वो देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी के सेक्टर वाइज़ बिज़नेस के बारे में बात करूँ, कंपनी लाइटिंग भी बनाते हैं, साथ ही साथ स्विचेस भी बनाते हैं, सीट्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ कास्टिंग जो व्हील होते हैं, वो भी बनाते हैं, साथ ही साथ हॉर्न्स वगैरह और भी बहुत सारे अदर्स प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि कुछ टाइम और पीरियड में मतलब लास्ट 2 से 3 मंथ से कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले, करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। क्या कंपनी के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर मैं डेटा दिखा दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि उनो मिंडा के अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी कंपनी से, आप देख सकते हैं जो सेल्स का डेटा है, वो उनो मिंडा का सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मानता हूँ प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, मगर सेल्स बहुत तगड़ा है, जो सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो मुझे वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई लगा। फिर भी इस कंपनी के अगर वैल्यूएशन को खुद के हिसाब से देखें, तो एक टाइम चला गया था एक 200 के आसपास। तो आज इसका पी रेशियो बन के हो चुके हैं 66 के आसपास। तो ओवरऑल 59 इसका एवरेज पी रेशियो है और कंपनी का करंटली पी रेशियो 66 है। मतलब कंपनी का पी रेशियो ओवरऑल देखा जाए तो सस्ते में ही है, खुद के हिसाब से सस्ते है, इंडस्ट्रीज के हिसाब से ज़्यादा हाई देखने को मिला है। अभी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए। जो लोग सोच रहे हैं कि रिजल्ट शायद खराब होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। हर साल अगर ईयर ऑफ ईयर देखें, तो कंटिन्यूअसली कंपनी के जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सेल्स भी बढ़े और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। मतलब नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले। चाहे 113 करोड़, 180 करोड़, टू मतलब 238 करोड़ और 266 करोड़, मतलब इस बार भी कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है, पिछली बार कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट किया था, पिछले जो फर्स्ट क्वार्टर गया था, तो उससे देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे बेसिकली सॉरी फर्स्ट क्वार्टर नहीं, यहाँ पे पिछले साल का लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया था, इस बार कंपनी उस तरीके से प्रॉफिट कर नहीं पाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी अगर प्रॉफिट एंड लॉस का देखूँ तो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं है, अच्छा खासा सेल्स एंड प्रॉफिट मेंटेन्स हो रहा है। इसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। अगर रिटर्न के रेशियोज देखेंगे तो 60% तक रिटर्न अभी इस टाइम में कोई भी ऑटो कंपनीज नहीं दे रहा है। तो आप खुद ही एक बार जाके चेकआउट कर लेना। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। मैं इसको एक बार अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं मदरसन को देखूँ, तो मदरसन संवर्धन को देखूँ, तो उसका भी डेटा अगर देखूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न देखूँ तो देखिए कंटिन्यूअसली उस तरीके से रिटर्न नहीं, 68% रिटर्न तो मिला मगर कंटिन्यूअसली नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बॉस को देखूँ, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, उसका भी अगर डेटा देखूँ तो वहाँ पे भी रिटर्न 1 साल में मिला, मगर बाकी टाइम ऑफ पीरियड में उतना ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके से आपको उनो मिंडा में देखने को मिलेगा। तो सीधा-सीधा कहूँ कंपनी में यहाँ पे स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ भी है।
अगर इसी जगह के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर इस बार कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा लिया गया। कर्जा ज़्यादा उठाने के पीछे रीज़न भी है, वो रीज़न मैं एक बार आपको दिखा दूँ। आप उनोमिंडा को डेटा देखेंगे, तो कंपनी बता रहा है कि इंडोनेशिया इन ए न्यू जो फैक्ट्रीज़ है कंपनी इंडोनेशिया में बनाने जा रहा है और इसका कंप्लीट होगा 2026 में और वहाँ पे कंपनी पैसेंजर जो कार्स का जो कंपोनेंट्स है, वो बनाने का प्रोडक्ट वो बनाने का फैक्ट्रीज़ बना रहा है। तो इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये कंपनी देखा जाए तो कैपेसिटी भी एक्सपेंडिचर करने जा रहा है, जो करीबन 2000 करोड़ के आसपास और वो भी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। साथ ही साथ स्टेक एक्विजिशन भी कंपनी कर रहा है, मतलब दूसरे कंपनी को भी खरीदारी कर रहा है। साथ ही साथ ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज भी बनाने जा रहा है, तो जिसके लिए कंपनी के हाथ में पैसा तो होना चाहिए। उसके साथ साथ AW2 जो है, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कंपनी करने वाला है 2 मिलियन के आसपास, तो यहाँ पे करीबन 300 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्रीज बनाने के लिए कंपनी के पैसे की जरूरत है। तो जिसलिए कंपनी क्या किया, यहाँ पे कर्जा उठाया। तो जो लोग सोच रहे कि कर्जा किस लिए उठाया गया, तो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ही कर्जा उठाया गया। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी अगर बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे है तो बिजनेस में ग्रोथ तो होगा ही। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ा दिया, क्योंकि प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स है वो तो होल्डिंग्स है ही। एफएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स बढ़ाया, डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। सीधा सीधा कहा जाए तो पिछले क्वार्टर्स में जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स था, वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स बढ़ चुके हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे शेयर होल्डर्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो कंपनीज को ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है वो दिखाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो देखिए, चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वन डे का चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से वोलेटिलिटी है, किस तरीके से कंपनी के ऊपर अब अगर आप देखेंगे सीधा सीधा देखो तो कितना वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। इसी वोलेटिलिटी के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट देखने को मिलेगा। तो वो चार्ट क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हुआ, कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज मिले। अगर मैं बाइंग का डेटा देखा तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज मिले, जो रेंज कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अगर मैं इस रेंज को मार्किंग करूँ, मतलब इस ग्राउंड लेवल से मैं टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज मिले, मतलब यहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे एंडिंग हुआ। मैं एक बार मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो मार्किंग करके देखिए तो यहाँ पे कैंडल स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे कैंडल क्या हुआ, खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे बाइंग कैंडल खत्म हो गया। इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटजीज को ढूंढता हूँ। जब कोई कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक होता है, उस टाइम अगर इस तरीके से स्ट्रेटजीज मिले और वो भी टोटल जो रेंज है वो अगर 20% के ऊपर हो, तो यहाँ पे तो 21% है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब शेयर नीचे आते हैं, नीचे मतलब जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड को जब टच करते हैं तब मेरा पोजीशन बनता है और मेरा पोजीशन टोटल क्लोज होता है इस टॉप पिक लेवल तक। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बना है, एंटी तो हो चुके हैं, अभी धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो कितने दिनों में वो पोजीशन को क्लोज करता है मैं जरूर देखूंगा। आप इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बहुत जगह पे अच्छा खासा काम भी करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मैं अभी इसको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूं तो देखिए, दिसंबर 2021 में इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे भी पैटर्न्स बने थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पैटर्न्स बने थे। ओवरऑल जो पैटर्न्स बने कुछ इस तरीके से रेंज में बने। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग का रेंज कितना मिला। तो टोटल ओवरऑल बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे बाइंग का रेंज मिले और वो भी 28% के आसपास। तो सीधा सीधा यहाँ पे एंटी तो हो गया था, यहाँ पे एंटी तो हो गया था। उसके बाद टाइम कितना लगा वो भी देख लीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, मगर टारगेट जरूर मिला। हाँ, कितना दिन लगा, वो टोटल ऑफ टाइम ऑफ पीरियड में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का क्लोजिंग हुआ था। तो टोटल टाइम ऑफ पीरियड के बारे में बात करूँ तो एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी 565 डेज में ओवरऑल 1.5 साल लग चुके थे। 1.5 साल में कंपनी 28% का रिटर्न दिया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरीके से टाइम लग जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड में भी अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। तो आप इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बना था। क्या यहाँ पे भी कोई रेंज बने थे? एक बार मैं रेंज देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी एक रेंज बना था 25% का। तो यहाँ पे देखिए फटाफट एंट्री और टारगेट मिल चुके थे। यहाँ पे जो एंट्री पीरियड था यहाँ पे और टारगेट पीरियड यहाँ पे मिल चुके थे। तो सिर्फ 30 डेज में 26% का गेन मिला था। तो सीधा सीधा कहूँ, कभी कभी टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कभी टाइम कम के अंदर ही टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजीज को मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया, क्योंकि स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं बहुत सारे काम किया हूँ।
तो आप भी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करिए, मतलब स्टडी करिए, फ़ॉलो मतलब ब्लाइंडली फ़ॉलो अप मत करिए, स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, कंपनी में दम है, तो ज़रूर काम कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, काम करना है, आपके हिसाब से काम करिए, आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।